हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। शुरू करने से पहले हम कुछ बोलना चाहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लगातार नहीं आने का कारण था कि हम काम पे लगे हुए थे, अपना वेबसाइट डेवलप हो रहा था, ऐप बन रहा था। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमारा अपना वेबसाइट है studyspark.in और साथ ही साथ हमारा अपना ऐप है स्टडी स्पार्क के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट लगा सकते हैं, वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, पेड कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कि हाल ही में BSSC CGL 3 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और हमने मात्र 299 में कोर्स लॉन्च किया है। मॉक टेस्ट है इसमें, ओके। BSSC CGL 3 ये 299 का हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ है। उसमें आपको अनलिमिटेड मिलेगा टेस्ट। इसकी वैलिडिटी जो है वो 12 मंथ्स हमने रखा है, 12 मंथ्स। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर 299 का मॉक टेस्ट लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ CGL का ही टेस्ट दीजिएगा। इस 299 में आप सभी टेस्ट को अनलॉक कर लीजिएगा, जैसे कि रेलवे, BPSC, UPSC, जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो सारा कोर्स, बैंक्स, ये सभी कोर्स, ये सभी मॉक आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ से। और भी सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी SSC CGL, उसे भी आप ले लीजिए। कुछ भी नहीं बचेगा, आपको सब कुछ 299 में ही मिल जाएगा। ये हमने रखा है। अगर आप इसका पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो 1199 में हम पढ़ाते हैं, जिसमें आपको वीडियो प्लस क्विज़ प्लस PDF मिल जाएगा। अगर आप 1199 का कोर्स लेते हैं तो इस 1199 में जितने भी हमारे कोर्स चलते होंगे, चाहे ये रेलवे हो, BPSC हो, UPSC हो, सभी के वीडियो मिल जाएंगे, क्विज़ मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। ये हमारा अनाउंसमेंट है। सब कुछ मैंने इजी कर दिया है। एक कोर्स आप खरीदिए, सब कुछ आपका अनलॉक हो जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल होगा। आप कर रहे हैं असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की तैयारी। इसका कॉस्ट है 1199, जो कि पेड कोर्स है, जिसमें हम वीडियो प्लस PDF प्लस क्विज़ ये अवेलेबल करवा रहे हैं, ओके। एक बात और बताना चाहेंगे कि आप ये कोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये जानिए। आप कोर्स एक्सेस करने के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है studyspark.in और हमारा ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी स्पार्क का ऐप है, ओके। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे, अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, उसको क्लियर करने के लिए आप 7050743900 पे कॉल कर सकते हैं, ओके। ये हमारा मेन मुद्दा था जो कि हम इस पे काम कर रहे थे। ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप मिस नहीं कीजिएगा। CGL 3 आपके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक हम आपको मॉक कराते रहेंगे, चाहे कोई भी कोर्स। अगर आपने इस असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का कोर्स लिया हुआ है तो इसका भी हम आपको मॉक कराते रहेंगे, क्लास देते रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। मैक्सिमम 12 मंथ्स मैंने रखा है और आपको मैक्सिमम क्विज मॉक देते रहेंगे। आप जितना मॉक लगाएंगे आपके कार्ट में, आपके स्टोर बॉक्स में फिर से नया टेस्ट अवेलेबल रहेगा, ओके। तो याद रखिए कि हमारा जो मॉक टेस्ट है उसकी कीमत मात्र 299 है और जो हमारा पेड कोर्स है जिसमें आप पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, वो 1199 का है। बहुत सस्ता हमने रखा है, ओके। चलिए अब क्लास की ओर चलते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
Solid wastes generated from industrial source are heterogeneous, ranging from inert organic as in those produced in mining collieries to organics from those produced basic consumers products. औद्योगिक स्रोतों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है वह अक्रिय कार्बनिक से लेकर, जो अक्रिय कार्बनिक कहने का अर्थ है यहाँ पे इनर्ट ऑर्गेनिक। जब भी पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल सोर्स से जो कचरे उत्पन्न होते हैं उनके एग्जाम्पल्स दीजिए, वो कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सर जो इनर्ट ऑर्गेनिक्स हैं उससे लेकर के, चाहे वो खनन हो, चाहे वो कोयला का खदान हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो, उन सब से जो कचरा उत्पन्न होता है उन्हें हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। ओके, अच्छा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये बार बार आप जो है अक्रिय अकार्बनिक की बात कर रहे हैं, इनर्ट इनऑर्गेनिक्स की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, इसका हिंदी रूपांतरण भी पढ़ दूंगा, फिर मैं आपको इसका समझा दूंगा मीनिंग। प्रेजेंटेशन बना हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, वर्ड जो ये इनर्ट है, ये इनर्ट, ये कहता है द टर्म केमिकली इनर्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सब्सटेंस दैट इज नॉट केमिकली रिएक्टिव, ये इनर्ट है। फिर कहता है मोस्ट ग्रुप 8 और 18 एलिमेंट्स दैट appear in the last column of the periodic table like helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are classified as inert or unreactive. These elements are stable in their naturally occurring from gaseous form and they are called inert gas. Okay, तो ये था इसका डेफिनेशन। आपने कहा कि सर आपने पढ़ दिया लेकिन मैं समझा नहीं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री को दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और दूसरा पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। तो ये पार्ट है, इनर्ट ऑर्गेनिक्स में इनऑर्गेनिक्स को पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम ऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अक्रिय अकार्बनिक होता क्या है? देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर उसके सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बन के यौगिकों को छोड़कर। सिर्फ कार्बन को छोड़ करके जितना भी यौगिक है उसका हम स्टडी करते हैं, किसमें? इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। तो इनऑर्गेनिक्स अगर पूछा जाए आपसे कि इनऑर्गेनिक्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन करते हैं, सिर्फ कार्बन के यौगिकों को छोड़कर। वो सब क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक्स कहलाता है। अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत सभी मिनरल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक्स के अंतर्गत जो यौगिक है उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब आते हैं, तथा आवर्त सारणी में उपस्थित सभी 118 तत्व जिनकी अब तक खोज की जा चुकी है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। ये है इनऑर्गेनिक्स का डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इनर्ट ऑर्गेनिक में ही। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हमने बोला था कि कार्बन को छोड़कर, ठीक है, लेकिन होता क्या है, कुछ अपवाद भी है, जैसे कि डायमंड, ये कार्बन के ही रूप है। हमने बोला कि कार्बन को छोड़कर, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप है जिन्हें हम इनऑर्गेनिक्स में अध्ययन करते हैं। जो हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ये ग्रेफाइट है आपके पास पिक्चर, ये है फ्लोरीन, ये हो गया एसूट, है ना, भस्म जिसको बोलते हैं। तो ये सब इनऑर्गेनिक्स में पढ़े जाते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक्स में कार्बन को छोड़कर अध्ययन किया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ये सारे हैं जिनका हम अध्ययन इनऑर्गेनिक्स में ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं इसको इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक्स देखिए, ये जो लोहे का बना हुआ है, ये इसमें भी कार्बन पाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसमें भी कार्बन के रूप हैं। तो ये सब इनऑर्गेनिक के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये हमने पिक्चर रख दिया ताकि आपको याद होगा। तो जब भी आपके ब्रेन में आएगा तो आप इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में ये कहिएगा कि सिर्फ कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व यौगिक का हम अध्ययन करते हैं वो सब इनऑर्गेनिक्स में किया जाता है। समझ में आया होगा आपको। इसको अगर आप फिगर के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक्स के बारे में और डिटेल से। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया अकार्बनिक यौगिक अमोनियम नाइट्रेट है। देखिए,
हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो केमिस्ट्री की जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, फिर भी केमिस्ट्री का इसमें रोल है, इसलिए मैं इन डेप्थ आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये सब सिर्फ आपको मिलेगा पेड क्लास में ही, जो कि मैं आपको दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर बता रहा हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर इनऑर्गेनिक्स में जो कहा गया है, अगर पूछा जाए आपसे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया अकार्बनिक यौगिक कौन सा है, इनर्ट ऑर्गेनिक कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए NH4NO3। NH4NO3 जिसे हम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। और इसको 1650 ईस्वी में रुडोल्फ ग्लोबर ने बनाया था। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे कि वाटर जिसका फार्मूला होता है H2O, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला है NaHCO3। ये सब एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक्स के। मैंने बोला था कि मिनरल्स को भी किस कैटेगरी में रखा जाता है, इनऑर्गेनिक कैटेगरी में। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय लगा हुआ है। जैसे आप किसी के यहाँ खाने जाते हैं ना, खाना खाने के बाद वो जब आपको रिलीव करते हैं, जब आप उनके यहाँ से आते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो दो तरह का ये होता है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक धोने वाला होता है और एक खाने वाला होता है। तो जब भी पूछा जाए जिसमें बाय लगा हो जाएगा उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और ये खाने वाला होता है जिसको हम खा सकते हैं, है ना। जहाँ बाय लगा हो तो आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा, ये धोने वाला नहीं है, ये खाने वाला सोडा है। चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक्स के बारे में। बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक को तो आपने अच्छे से समझा दिया, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझा दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ पे कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ यौगिकों को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन यौगिकों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोड़ दिया जाता है। हर जगह देखिए छोड़ा छोड़ी हो रहा है। एक जगह इनऑर्गेनिक क्या कर रहा है, कार्बन को छोड़ दे रहा है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दे रहा है। बस यही तीन चीज़ तो आपको याद रखना है और आपको याद रहेगा। क्या क्या याद रखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और जब यौगिकों का अध्ययन कर रहे हों तो उनमें कुछ यौगिक हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको छोड़ देंगे। ये नहीं कि इसका भी अध्ययन कर लीजिए, ओके। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन डिटेल हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक्स की और समझते हैं इसको। वर्ष 1828 ईस्वी में यूरिया पहला बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि जो लैब में सबसे पहले बनाया जाने वाला, अगर पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर यूरिया। और ये कब बनाया गया था, 1828 में, है ना। ये 1828 में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लैब में बनाया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यूरिया। ये भी पूछ लेता है कि यूरिया लैब में बनाया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यह किस वर्ष बनाया गया था, तो आप क्या बोलेंगे सर 1828 में बनाया गया था। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमोनियम साइनाइड का, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है ये अमोनियम साइनाइड, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला है NH4CNO NH2CNH2। इसका कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, आप इसे याद कर लेंगे। मीथेन CH4, एसिटिलीन C2H2 और बेंजीन C6H6। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है। सिर्फ बात यहाँ तक जो बढ़ी है एक टॉपिक की वजह से, ये जो वर्ड लिखा गया ना इनर्ट ऑर्गेनिक्स, इसके कारण मुझे इतना बड़ा लेक्चर देना पड़ गया, समझ गए। अगर ये इनर्ट ऑर्गेनिक नहीं लिखा होता तो मैं इतना लेक्चर देता ही नहीं, सीधा आगे बढ़ जाता। मैं पढ़ा रहा था इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पढ़ाने लग गया आपको केमिस्ट्री, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए।
मेरा सिलेबस बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद आ रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हमने आपको बोल दिया है, इस वजह से भी हमारा कोर्स डिले हुआ। लेकिन नो डाउट, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लिए 20 से 30 क्लास बहुत है। 20 क्लास में भी अगर मैं 2-2, 3-3 घंटे का बनाऊं तो आपका कोर्स ख़त्म कर दूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पेशेंस आपने बहुत रखा है, उसकी मैं सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपके पेशेंस की। आपने सपोर्ट किया है मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो स्टडीज़ पार्क है उसके वेबसाइट का जन्म हुआ है। नहीं तो स्टडीज़ पार्क के वेबसाइट का जन्म नहीं होता। आप लोगों से जो ऊर्जा मिली है तब जाकर हमने www.studiespark, जहाँ से आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप देखते तो जाओ मैं धीरे धीरे करता क्या हूँ। हालांकि कुछ लीगल प्रोसीजर हैं जिसके वजह से इतना लेट लग रहा है, कुछ कानूनी कागजात वगैरह बनाने पड़ते हैं ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए, इस वजह से डिले हो रहा है। कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, वो मैं करने जा रहा हूँ और सब बहुत कुछ होगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बातें बहुत हो गई। आगे हम लोग अब इसी कड़ी में बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में माइनिंग की, कॉलरीज़ की और भी ऐसे परमाणु उद्योग जिसके वजह से जो ठोस अपशिष्ट हैं जो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें माइनिंग के जो वेस्टेज हैं, कॉलरीज़ यानी कोयले के खदान के जो वेस्टेज हैं, उसके साथ साथ कुछ हजार्डस वेस्टेज जो कि खतरनाक अपशिष्ट हैं उसको भी शामिल करते हैं। उसका हमने यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखिए माइनिंग किस प्रकार हो रहा है। माइनिंग का पिक्चर है ये कोयला खदान का है और ये कुछ हजार्डस वेस्टेज जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज हैं उनका दिया गया है पिक्चर। और ये देखिए यहाँ से जो वेस्टेज निकल रहे हैं इन सब जगहों से, ये सारा कचरा जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज की श्रेणी में आते हैं, है ना। फिगर से भी आप समझ जाएंगे। और हजार्डस जो होते हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, वो न्यूक्लियर के वेस्ट होते हैं, ये होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, मोटा मोटी 2 चीज़ों को याद रखना है, 3 चीज़ों को जब भी पूछ लिया जाए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बताइए औद्योगिक स्रोत से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जो हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप याद रख लीजिए सीधा सीधा माइनिंग, कॉलरीज एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री, 3 जगह। और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप अगर याद रखेंगे तो और भी चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप बच्चे तो हैं नहीं, आप वेल क्वालिफाइड हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जो बुलेट फॉर्म में मैंने नोट्स बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन को हिट करने के लिए बनाया गया है कि एक एक पॉइंट आपके ब्रेन को हिट करे। बहुत सारी बातों को आप याद नहीं रख सकते हैं, है ना, ये सच है, लेकिन बुलेट फॉर्म में जो मेन चीज़ हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। और रिवीजन के पर्पज़ से भी ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि पूरी किताब पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाकर दे रहा हूँ आपको काफ़ी मेहनत करके, ये अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप तुरंत रिकॉल कर सकते हैं, इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ये बस रिवीजन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी कड़ी में इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हैं वेस्टेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री में गेट रिसाइकल्ड एट द सेम इंडस्ट्री और मे बी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर अनदर इंडस्ट्री। उद्योग के अपशिष्ट उत्पादों को उसी उद्योग में रिसाइकलिंग या क्या बोल सकते हैं उसको, रीयूज्ड, पुनः उपयोग या रिसाइकलिंग या पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, या किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब वो क्या क्या हैं कहेंगे, बताइए सर। देखिए, गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है इनके। देखिए, बुरी बात यह है कि इनके जो वेस्टेज होते हैं वो हजार्डस भी होते हैं, हजार्डस की श्रेणी में आते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये इन्वायरमेंट को काफ़ी पॉल्यूटेड करते हैं, है ना, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ जो है ये सबको बैड कर देता है, ख़राब कर देता है, इफ़ेक्ट करता है ना, निगेटिव इम्पैक्ट है इसका। बट गुड फैक्टर क्या कहेंगे कि इन वेस्टेज को हम रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, या इनके जो वेस्टेज है उनसे कोई प्रोडक्ट तैयार करके आप किसी दूसरी इंडस्ट्री को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना, रीयूज़ कर सकते हैं।
दोबारा उपयोग कर सकते हैं। या जो इंडस्ट्री का वेस्टेज है उसको आप रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की तरह। ये सारा बेनिफिट है इसका। तो कह सकते हैं कि जो उद्योग का वेस्ट है उनके उत्पादों को जिस इंडस्ट्री में वो वेस्टेज बना है, जो वेस्टेज निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसका दोबारा फिर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। या फिर उसी वेस्टेज का कोई रिसाइकल करके नया उत्पाद बना करके, नया प्रोडक्ट बना करके किसी अन्य इंडस्ट्री को, अदर इंडस्ट्री को सप्लाई किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वेस्ट मैनेजमेंट में किया जा सकता है। इंडस्ट्री के वेस्ट के मैनेजमेंट में इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, ये भी समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं इसके डिस्पोजल के लिए, सॉलिड इंडस्ट्री का जो सॉलिड वेस्ट है, इनके डिस्पोजल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। कहता है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड ईच केस नीड बी स्टडीड सेपरेटली। ठोस कचरे के निपटान की समस्या हर इंडस्ट्री में अलग अलग होती है। प्रत्येक मामले का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया कि देखो भाई आपको इसके गुड इम्पैक्ट हैं, इसके रिसाइकलिंग, इसका रीयूज़ मैनेजमेंट का एक साधन है, इससे हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं, ये हमने उसके इम्पैक्ट्स बताए हैं। यह एक तरीका बताया है कि जो वेस्ट के मैनेजमेंट के कई तरीके हैं उनमें से यह तरीका भी एक है। यह भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप इंडस्ट्री के वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका हमने बताया है वही तरीका सभी इंडस्ट्री पे लागू हो, क्योंकि इंडस्ट्री के टाइप्स अलग अलग होते हैं, है ना। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री के। कुछ जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आते हैं, कुछ हैजार्डस की श्रेणी में आते हैं। आपने हमारे यूट्यूब पे क्लास अगर किया होगा तो वहाँ पे हमने बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन सब के बारे में बतलाया हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ लिए होंगे, है ना। तो कहता है कि जो भी इंडस्ट्री है उनके कचरे के निपटान के लिए हमें उस इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटना पड़ता है। इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है कचरे को, इंडस्ट्री के साथ साथ उनके कचरे को भी। कौन कौन सा है? तो एक है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल और तीसरा है हैजार्डस, खतरनाक। इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, फिर हम इनका मैनेजमेंट करते हैं। तो ये मैनेजर साहब हैं, इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट किया हुआ है और इनकी नौकरी लगती है। ये नौकरी के बड़ा हैप्पी लग रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, इनको नौकरी मिल गई इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में गए ये और इनको काम मिला वेस्ट मैनेजमेंट का। इन्होंने आओ देखा ना ताओ क्या किया, जितने भी इंडस्ट्री के कचरे थे, बायोडिग्रेडेबल श्रेणी के, नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी के, हैजार्डस श्रेणी के, सबको एक ही जगह मिला दिया और जाकर उसका निपटान कर दिया। अब बताओ क्या इन्होंने सही काम किया? यह बात एमडी को पता चलती है। एमडी साहब इसको काफ़ी डांट सुनाते हैं, इनका मुंह ऐसा हो जाता है डांट सुनने के बाद। किसी का भी मुंह ऐसा हो जाएगा डांट सुनेगा। आखिर डांट सुनना क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये जो इनका तरीका था वेस्ट मैनेजमेंट का, वो जस्ट लाइक वही तरीका था कि आप पजामे को ऊपर जंघिया पहन रहे हैं। नहीं है, आप फुल पैंट पहन लो अंदर से, ऊपर से हाफ पैंट पहन लो, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे ही ना। तो ये वही तरीका है भैया। अगर आप सभी कचरे का कैटेगराइज नहीं करोगे, सबको अलग अलग वर्गीकृत नहीं करोगे, उसका कैसे निपटान कर पाओगे, है ना, उसको कैसे डिस्पोज कर पाओगे आप? संभव नहीं है, क्योंकि सभी जो वेस्टेज हैं उनके डिस्पोजल के लिए अलग अलग विधियां हैं। वो विधियां मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं कि जो भी वेस्टेज होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में है, उनका कुछ अलग रूल है, कुछ अलग नियम है इनके डिस्पोजल के। उस विधि के तहत इनका डिस्पोजल करना है। जो हैजार्डस वेस्ट है, इनका कुछ अलग रूल है, विधि है, लॉ है, उसके थ्रू इसका डिस्पोजल करना है। सबका अलग अलग है ना।
सबकी क्षमताएं अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है, इसलिए इनके डिस्पोजल के रूल्स भी अलग अलग हैं और उसी तरीके से डिस्पोजल किया जाना चाहिए, यही लॉ कहता है। और सरकारें जो होती हैं वो हमेशा इजी डिस्पोजल रूल्स को फॉलो करती हैं, जहाँ पे खर्च कम हो और जो जनमानस के लिए कम हानिकारक हो, कम नुकसान पहुँचाए, जो पर्यावरण हितैषी हो, इन सारी पॉलिसियों को अपनाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक डोमेन में काम करती है और वो जनहित में काम करती है। आप गवर्नमेंट का ऐड सुनते होइएगा, कोई भी पॉलिसी लाता है गवर्नमेंट तो क्या करता है, प्रचार में देखता है सूचना जनहित में जारी, सुना है ना जी, सूचना जनहित में जारी। तो यह सूचना आज हमने जनहित में जारी कर दिया है। जब भी आप बनेंगे मैनेजमेंट ऑफिसर तो जो ठोस कचरे के निपटान की समस्याएं हैं उनका अध्ययन कीजिएगा और कचरे को इन भागों में वर्गीकृत कीजिएगा, फिर उसका निपटान कीजिएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। चलते हैं आगे और अपने कोर्स का एंजॉय करते हुए बहुत मज़े से पढ़ाई करते हैं। अगर आप पढ़ाई को मज़े लेकर पढ़ोगे तो फिर वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, खूब मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन जैसे ही आप सीरियसली लोगे तो फिर वो मज़ा सज़ा में बदल जाता है, फिर तो किताब को भी बंद करके सो जाओगे आप। हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। अभी हमने 3 कैटेगरी पढ़ाया था, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डस। तो आप ये मत सोचो कि हम सबका डेफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे शॉर्ट में बोल कर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेड कोर्स है, यहाँ पे इन डिटेल्स हम पढ़ाएंगे आपको और हर चीज़ को पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की चर्चा किए थे, अब वहाँ पर इन डिटेल्स बात करते हैं। ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके, देख रहे हैं, ये देख लो बढ़िया से कचरा। आप और हम सब मिलकर फैलाते हैं इन कचरों को, प्रण लेते हैं कि ऐसे कचरे का निर्माण नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो डिस्पोजल का रूल पता है हमें, उसी तरीके से इसका डिस्पोजल करेंगे। खा लो कसम। देखो कसम खिलाने के लिए तो हम बाप कसम भी खिला देते हैं, लेकिन नहीं खिलाएंगे क्योंकि पढ़ा रहे हैं। ये एथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है। तो जो मैंने बोला है इसको मजाक में ही लीजिएगा, मैंने सीरियसली नहीं बोला है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है फ्रूट प्रोसेसिंग, है ना, जिसको हिंदी में फल प्रसंस्करण बोलते हैं। और ये जो इंडस्ट्री होता है ये सीजनल होता है, मौसमी होता है यह उद्योग। दीज इंडस्ट्रीज आर सीजनल एंड द वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर ऑर्गेनिक इन नेचर, है ना। कहता है कि ये उद्योग मौसमी है और उत्पादित अपशिष्ट प्रकृति में जैविक है, ये है ऑर्गेनिक, है ना। यह जैविक प्रकृति की होती हैं और यह मौसम के हिसाब से होती हैं। फल वगैरह भी मौसम के हिसाब से होता है। आम का सीज़न आता है गर्मी महीना में, है ना, लीची का भी सीज़न आता है ठंडा महीना में, कुछ अलग फल के सीज़न होते हैं। खूब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, देखते हैं ककड़ी खाने को मिलता है, खरबूज तरबूज खाने को मिलता है, लेकिन ठंडा महीना में नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरी चीज़ों को, कि ये जो फल प्रसंस्करण के अपशिष्ट होते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग के जो होते हैं, वो सब मौसमी होते हैं और यह प्रकृति में जैविक होते हैं। और इनके डिस्पोजल का सबसे अच्छा तरीका है इसे मवेशियों को खिला दीजिए, क्योंकि जो भी फ्रूट होता है उसके छिलके को मवेशियों को खिलाया जा सकता है, वो हार्मफुल नहीं है मवेशियों के लिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे कचरे हैं जो अगर मवेशी खा लेते हैं तो उनके लिए हार्मफुल होता है, जैसे कि प्लास्टिक। देखते हैं ना, प्लास्टिक इतना ख़तरनाक है, आम जनमानस के लिए तो है ही, पशु जो कि बहुत ही क्या बोलें इनोसेंट हैं, इनोसेंट प्रकृति के हैं, गांव घर में इसको बोलते हैं निबूधन, है ना, जिसको कुछ समझ नहीं हो, सीधा साधा बिना बुद्धि वाला, है ना, एकदम गाय को गाय बोलते हैं, एकदम इनोसेंट। तो वो बेचारा बताइए प्लास्टिक खा लेता है और उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक को तो ज़्यादा ही, ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि इसका डिस्पोजल होता ही नहीं है, ये नष्ट होता ही नहीं। तो इसके नष्ट करने के तरीके हैं जो कि आम आदमी नहीं कर सकता है, उन्हें पता ही नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग ही इसके डिस्पोजल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताया गया है कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल विल बी टू फीड इट टू कैटल, है ना, कि एकदम तरीका अच्छा बताया है, मवेशियों को खिला दीजिए ऐसे वेस्टेज को। उनसे क्या होगा, इसका हमारा जो कचरा ये बन गया है, जो बाद में बायोडिग्रेडेबल तो है ही, सड़ेगा गलेगा और बाद में क्या होगा, प्रदूषण फैलाएगा,
गंदगी, महक, मतलब ऐसा स्मेल जहाँ पे हम जा नहीं सकते, पर्यावरण को बहुत दूषित करेगा, उन सब चीज़ों से बच सकते हैं अगर इन्हें हम मवेशियों को, जैसे ही कचरा यह बनता है वैसे ही अगर मवेशियों को खिला देते हैं तो यह कचरा बनेगा ही नहीं और इसका डिस्पोजल भी हो जाएगा बिना खर्च का। गवर्नमेंट को इस पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा, है ना। देखिए दिमाग, पढ़ने से दिमाग होता है, पढ़ा कीजिए, इसीलिए बोलते हैं। अब कोई स्टूडेंट हमको कमेंट करके बोल देगा कि सर पढ़ाया कीजिए टाइम पर, तभी ना पढ़ेंगे। गलती मेरी भी है, कोई बात नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। इसे नगर निगम के कचरे या अन्य नमी खाद बनाने के लिए जैव निम्नीकरण सामग्री में भी जोड़ा जा सकता है। इट कुड ऑल्सो बी एडेड टू म्युनिसिपल रिफ्यूज और सच अदर लो मॉइस्चर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फॉर कंपोस्टिंग, है ना। तो ये तो एक तरीका था कि हम उन्हें मवेशियों को खिला दें तो इसका वेस्टेज का डिस्पोजल हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और है कि इसे हम म्युनिसिपल में, नगर निगम में कंपोस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मत बोलना है कि सर कंपोस्टिंग क्या है, पढ़ा रखा है, फिर लग जाएगा पिटाई आपको। अरे मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना आप। इन वेस्टेज का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के क्यूरीज रहे हैं कि सर कोर्स कैसे परचेज़ किया जाए। कोर्स में जो देरी हो रही है उसके लिए हमें खेद है, बट हमने अपना सब कुछ डेवलप किया है तो उसमें टाइम लगता ही है। अब कुछ लीगल प्रोसीजर्स बच गए हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि उसमें 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन मैं कोर्स को ड्रॉप नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने कुछ तरीका निकाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो तरीका बतला देता हूँ कि आप किस तरह से कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं और कैसे अपना कोर्स प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं तरीका आपके कोर्स में इनरोलमेंट का। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि गूगल खोल लेंगे, या मोबाइल में है तो मोबाइल में आप नेट खोल लीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पर टाइप कीजिएगा STUDIES STUDIESPARK.in स्टडीज़ पार्क इन। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो स्टडीज़ पार्क का वेबसाइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट का पेज है, आप इसे देख सकते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप किस तरह के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप BPSC असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पेपर 2 के लिए लेना चाहते हैं कोर्स, तो यहाँ पे पहला है प्लैटिनम जो कि 199 का है, दूसरा है सिल्वर जो कि 499 का है, और तीसरा है गोल्डन जो कि 1199 का है। आपको इनमें से जो भी कोर्स पसंद है आप परचेज़ कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि आपके मन में होगा कि सर 1199 में क्या है, 499 में क्या मिलता है, 199 में क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1199 का लेते हैं कोर्स तो यहाँ पर आपको वीडियो प्लस क्विज़ प्लस जो बुक है क्विज़ PDF सब मिल जाएगा। आपको क्लास का नोट्स का PDF मिल जाएगा और इस कोर्स का बुक का PDF मिल जाएगा। 499 में है क्विज़ प्लस आपको PDF बुक मिलेगा, इसमें क्लास का नोट्स नहीं मिलेगा और ना ही वीडियो मिलेगा। 199 में है कि आपको बुक मिल जाएगा, 199 में PDF बुक पेपर 2 का। ये 3 कैटेगरी है। आपको पसंद आया 1199 वाला कोर्स तो आप BPSC ASWMO पेपर 2 गोल्डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंटरफेस खुल जाएगा, या फिर कोर्स पर जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। 2 तरीका है कोर्स परचेज़ करने का। एक तो आप कोर्स में जाइए वहाँ से ख़रीद लीजिए, और दूसरा है कि डायरेक्ट आप पेज पर से अंदर चले जाइएगा। ओके, अब मैं यहाँ आया, हमें शॉप में 3 तरह का ये बैनर मिलेगा, 3 तरह का कोर्स का। आपने जैसे ही कोर्स पर क्लिक किया तो आपका ये शॉप खुल गया और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिल गया, 199, 1199, 199, 499 का, और सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम को शट आउट कर सकते हैं। यही आपको 1199 का कोर्स पसंद आया गोल्डन, आप इस पर ऐड कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट, तो इस तरह का आपको कार्ट लेकर के जाएगा पेज पर। आप बोलेंगे सर इसमें कुछ रिबेट होना चाहिए। ओके, वैसे तो कोर्स काफ़ी मैंने सस्ता किया हुआ है लेकिन फिर भी आप एक कूपन कोड लिख लीजिए, स्टडीज़ पार्क 10, ऑटोमेटिक शो कर रहा है, आप टाइप कर लीजिएगा, शो नहीं करेगा तो स्टडीज़ पार्क 10
इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अप्लाई कूपन कीजिएगा, तो ये आपको 119 मतलब 120 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिलिंग हो गई आपकी, फिर यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करिएगा, फिर आपको इस तरह का बिलिंग का डिटेल पूछेगा आपसे। आप यहाँ पर जाकर अपना नाम भरिएगा, जैसे कि मैंने बिल में नाम रखा ABC, लास्ट नेम आपने रख दिया XYZ। ओके, कंपनी का नाम ऑप्शनल है, ये छोड़ दीजिएगा। कंट्री में इंडिया ही रहेगा। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, मैंने EFG रख दिया एड्रेस, ठीक है, जो भी है कुछ भी रख दिया, जो भी आपका नाम है सिटी का वो रख दीजिएगा। पिन कोड आप जो 6 डिजिट का होता है, हम यहाँ पे एक डमी सब कुछ कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, है ना। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ कोई सा भी नंबर, ठीक है, 10 नंबर का होता है, आप एग्जांपल के लिए लीजिए, लेकिन यहाँ पे जब तक 10 नंबर नहीं लीजिएगा लेगा ही नहीं। मैंने ऐसे ही डाला है, किसी का भी नंबर हो सकता है ये। फिर आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैंने डाला efg@gmail.com। ओके, आप अपना वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि इस पे आपको कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, और हमारी स्पार्क के कम्युनिकेशन के लिए आपका ईमेल का और आपका मोबाइल नंबर का होना एकदम ज़रूरी है, तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फिर जब आप ये कर लीजिएगा, तब आप प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा। ओके, कुछ ऑप्शनल ऑर्डर लिखना है नोट्स में तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आकर आप प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे जैसे 315 मिला है, डेट मिल जाएगा, आपका ईमेल और आपका कॉस्ट। और पेमेंट मेथड में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो हमारा वेबसाइट बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं, उनको कंप्लीट करने में 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है हमको। उसके बाद जब हमें एक्सेस मिलेगा, हमारी बात हो रही है पेमेंट गेटवे से, पेमेंट गेटवे जब हमें एक्सेस दे देंगे, तब जाकर हम यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का लिंक दे देंगे। ओके, इसीलिए अभी का प्रोसीजर चल रहा है, काम चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने दे दिया है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब क्या है कि जब आपने कोर्स परचेज़ कर लिया, ये ऑर्डर आपका आ गया हमारे पास, ये आपके बिलिंग एड्रेस का, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फ़ोटो खींच के या PDF बना के, आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या PDF बना लीजिए या फ़ोटो खींच के भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे बैनर पे शो कर रहा है 7050743900। वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, कंफर्मेशन के बाद हम चेक कर लेंगे, हमारे साइट पे इस ऑर्डर से मिला लेंगे, फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप इनरोल हो सकते हैं। ओके, वो मेथड आपको बता दिया जाएगा। अब आपका कोर्स चालू कैसे होगा? जैसे ही आपको वो लिंक जब शेयर किया जाएगा, उस पर आप प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप एक्टिव हो जाइएगा, 48 घंटा में आपका कोर्स चालू हो जाएगा। ओके, दूसरा है, अगर आपने यूज़र आईडी नहीं बनाया है हमारे साइट पर, तो यूज़र आईडी भी आप बना सकते हैं, है ना। वो कैसे बनाइएगा? यहाँ पर जाइएगा माय अकाउंट में। ओके, माय अकाउंट में, ये तो अभी हमने बना लिया है, तो इसका तो ऑलरेडी लॉगिन हो गया है, हमें लॉग आउट होना पड़ेगा। ओके, लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप पे जाइएगा, और यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड बना लीजिएगा और कंफर्म पासवर्ड बना लीजिएगा। और धीरे धीरे हमारा OTP वाला भी सिस्टम आएगा कि डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा और वेरिफिकेशन होकर आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, कोर्स चालू हो जाएगा। ये था हमारा प्रोसेस। ओके, अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो उसके लिए हम एक नंबर जारी करेंगे। मेरा कल एक वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, उसमें मैं पढ़ा भी रहा हूँ और साथ ही साथ सब कुछ बता भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेंगी।